हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सकुशल होंगे। आज का जो टॉपिक है वो 6 की एनसीईआरटी है। जियोग्राफी को मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। ये कई बार मैंने कहा था कि आपको जियोग्राफी 6 की मैं 6 से लेकर 12 तक पढ़ाऊंगा जियोग्राफी, और उसके बाद अन्य सब्जेक्ट को बाद में करता रहूंगा। पहले जियोग्राफी से ही टारगेट करते हैं, तो उसी सीरीज से आज मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी। इसमें मैं डिटेल से बातें करूंगा, एक एक मुद्दे को डिटेल से बातें करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का पहले ही नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। इसमें काफी चीजें होने वाली है जो कि आपको पता होगा और जो चीजें आपको पता नहीं भी होगा। ठीक है, सूर्यास्त के बाद आकाश देखना बहुत अच्छा लगता है। आसमान से में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। यहाँ पे हम तारों के बारे में देख रहे हैं कि तारे चमचमाते हैं, इसके बारे में देख रहे हैं। आप गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश गंगा में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा हुआ है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। ठीक है, चंद्रमा तो आप समझते होंगे चंद्रमा क्या है। ठीक है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा की कलाओं को बताने का प्रयास किया जा रहा है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देखते होंगे। यह पूर्ण चंद्र वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा का मतलब ही होता है पूर्ण चांद। पूर्णिमा का मतलब पूर्ण चांद। ठीक है, पूरा चांद। ठीक है, 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात को अमावस्या की रात कहा जाता है। अमावस्या जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर पाएंगे। क्या आपको पता है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा या इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है, सूर्य अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीले वस्तु हमें दिखाई देते हैं। दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश हमें देखने नहीं देता अन्य छोटी छोटी चीजों का। जैसे आप कभी ड्राइव करते हो, सामने से कोई गाड़ी आ रही हो, उसकी लाइट तेज हो तो आप पीछे की छोटी मोटी लाइटें नहीं देख पाओगे, एक्सीडेंट होने के चांस हो जाते हैं, आप देखे ही होंगे। सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कह रहे हैं, सूर्य भी चंद्रमा भी और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमक रही हैं या नहीं चमक रही हैं, उनको खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सीधी बात है, तारा की परिभाषा अगर देना हो, वे खगोलीय पिंड जिनमें खुद का प्रकाश हो, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, खुद का प्रकाश हो, ठीक है, या ऊर्जा हो, वो कहलाएंगे तारा, वो कहलाएंगे स्टार। जैसे सूर्य आपको देखने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा, आपके पास है। चलिए, कह रहे रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। जैसे आप ट्रेन आते हुए देखिए, ट्रेन आ रही है, छोटी सी ट्रेन आ रही है तो आपको बहुत छोटा सा दिखेगा, लेकिन आप पास आओगे तो आप उसमें बैठ सकते हो, कितना बड़ा सा है। जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है तो ऊपर जाने पे उसकी लंबाई थोड़ी सी कम लगती है, आपको छोटा दिखने लगता है। ये चीजों से आप एनालिसिस कर सकते हो। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों द्वारा देखते हो। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो आपने ग्रह नक्षत्र का नाम सुना है वही होते हैं। जो तारों का एक समूह होता है, तारों का एक विशेष समूह क्या कहलाएगा, नक्षत्र मंडल कहलाता है। ये यहाँ पे समझने वाली बात है। ये बहुत बार आपके सामने पढ़ा भी होगा। अर्सा मेजर
या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि आपने देखा होगा, 7 चांद ऐसे बना होता है, 7 तारे ऐसे आकार बनाते हैं, ये सप्तऋषि नक्षत्र मंडल होता है। ये 7 तारों का समूह जो कि नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारों को दिखाएं। आप कह सकते हो, ये तो क्लास 6 वाली बात होगी। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी दिशा में उत्तर की दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, अगर आप उत्तर की तरफ देखिए तो आपके जस्ट सर के ऊपर एक तारा दिखेगा जिसको आप कहोगे कि वो ध्रुव तारा है। उत्तर की ओर देखिए, जो सबसे उत्तर आपके सर के ऊपर दिखेगा सबसे चमकीला तारा वही है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान पाते हैं। चित्र में आप देख सकते हो ध्रुव तारे के बारे में बताया गया। देखो उत्तर दिशा में सप्तऋषि के सामने आप ऐसे निशाना मार के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कह रहे हैं कि कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता। वे तारों से प्रकाश को पाकर प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है, जैसे अपनी पृथ्वी। और कौन? चंद्रमा भी खुद का प्रकाश नहीं है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा को मैं यहां श्रेणी में नहीं रखूंगा। बुध, शुक्र, ये सारे जो नाम लिख रहा हूं ये सब ग्रह कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में प्लैनेट्स कहा जाता है। ग्रीक भाषा में प्लेटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चारों तरफ घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है। संपूर्ण नहीं कहूंगा, लेकिन 99.9% ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी पे, सारी ऊर्जाओं का जो 99.9% स्रोत है वो सूर्य है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी का बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही प्रतीत होती है। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह अपनी पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के समान और 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है ग्रह और उपग्रह में फर्क क्या होता है। ग्रह हुआ, एक है उपग्रह। ग्रह क्या है? जो तारे का परिक्रमण करता है, जो अपने तारे का परिक्रमण करता है। और उपग्रह क्या है? उपग्रह वे होते हैं जो ग्रह का परिक्रमण करते हैं, ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, सौर मंडल, सूर्य और 8 ग्रह और उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम इसको सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। वह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। खिंचाव बल, यहाँ पे खिंचाव बल जो लिखा है ना, इसको सही कर लीजिए, आप कह दीजिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल। इसका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, खिंचाव बल को आप अब समझ पाए होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, या यूं कहूं आकर्षण बल भी कह सकता हूं इसको। ये आकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों को अपनी तरफ समेट के रखा हो, बांध के रखो। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हम इससे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये चीज आप जान लीजिए। ग्रह, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध सबसे नजदीक है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। अगर आपको याद करना हो तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हो, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं। इन्हें कक्षाएं कहते हैं, इनको कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर लगभग यह
288 दिनों में चक्कर पूरा कर लेता है। और पृथ्वी कितने में करती है भाई? 365 दिनों में करती है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन, जिसको ILU कहा जाता है, अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि ये प्लूटो जो है वो ग्रह नहीं है, वो बौने ग्रह की श्रेणी में आता है। हुआ क्यों? ग्रह की परिभाषा होती है, ग्रह की एक परिभाषा है, ग्रह उसे कहेंगे जिसकी कक्षा जो है, जो अपनी कक्षा में घूमते समय दूसरे की कक्षा को बाधित ना करता हो और वो तारे का परिक्रमण करता हो। लेकिन जो प्लूटो था ना, प्लूटो अपनी परिक्रमण करते हुए नेपच्यून के कक्षा को 2 बार क्रॉस कर रहा था। कैसे? ऐसे कर रहा था, देखिएगा चित्र में। जैसे ये पृथ्वी, ये सूर्य है, सूर्य के किनारे प्लूटो ऐसे घूम रहा है और नेपच्यून कुछ इस तरीके से घूम रहा है। तो इसकी 2 बार कट रहा है और इसी वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से हटा के इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है, ये बार बार मैंने कई बार बता दिया आपको, ये चीज याद रखिएगा। पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहते हैं, जिओइड संरचना बोलते हैं, जिओइड शेप बोला जाता है। पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, जिओइड शेप है या भू आप तरीके से है। भू आप का मतलब है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही हो पाई, केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। जब अभी तक तो हम यही जानते हैं, बाकी आप एवेंजर वगैरह देखते होंगे ना तो आपको कुछ अलग ही लगेगा। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी, वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अच्छा ग्रह है, अद्भुत ग्रह है, ठीक है, जहां पे जीवन है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए चंद्रमा को देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, मून, चंदा मामा वाला मून। ठीक है, इसकी व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अत्यधिक पास है, अपेक्षाकृत नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा करता है? लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अगर मैं कहूं ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखो पृथ्वी मेरी तरफ देखिए, जैसे ये आप समझिएगा, जैसे ये कोई गोला है जिसमें आप कैसे समझाएं, जैसे ये रहा चंद्रमा, नहीं ऐसे ही समझाते हैं। ये रहा चंद्रमा, पृथ्वी के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है तो इसका ये जो रोटेशन है लगभग पृथ्वी के रोटेशन के बराबर है। तो ये जब इधर से आती है रोटेट होती रहती है, दोनों एक समान है। तो ये रोटेट होते होते इसका केवल हम 52% हिस्सा ही देख पाते हैं, केवल मैक्सिमम 52% हिस्सा ही हम चंद्रमा का देख पाते हैं। एक हिस्सा पूरी तरह हम नहीं देख पाते। एक हिस्सा जो हमें नहीं दिखता वो कितना परसेंट है? 58% हिस्सा हम चंद्रमा का आज तक पृथ्वी से नहीं देख पाए। इतना ही आप समझिए। ठीक है, पृथ्वी की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल, चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे पाए जाते हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन आप देखेंगे तो आपको लगेगा चांद में धब्बे हैं। वो धब्बे इनके जो गड्ढे हैं उनकी वजह से होता है। कुछ धब्बे मैदान में जब प्रकाश ऐसे पड़ रहा है तो प्रकाश की इधर साइड जो छाया पड़ेगी वो धब्बे जैसे ही संरचना दिखेगी। क्षुद्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं। तारे, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कैसे?
ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में घूमते रहते हैं। मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति के पहले यहाँ पे एक पेटी सी है, बहुत छोटे छोटे खंड है जो कि पृथ्वी को सूर्य को चारों तरफ से ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे राउंड राउंड लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं बार बार। तो वही कहलाते हैं, जो छोटे छोटे पिंड है वो कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह का ही एक भाग है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गया। वैज्ञानिक का क्या मानना है कि ये जो क्षुद्र ग्रह है ना, किसी समय पे ये एक ग्रह था, बाद में विस्फोट हो गया तो टूट गया। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इनका जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो ये क्षुद्र ग्रह इकट्ठे ही नहीं हो पाए, ये क्षुद्र ग्रह इकट्ठे न होकर छोटे छोटे पिंड के रूप में इकट्ठा हो गए, इसी वजह से ये बन गए। उल्का पिंड के बारे में देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों में छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो यही अभी क्षुद्र ग्रह की बात कर रहा हूं ना, उसी में से कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने लगती है। ठीक है, पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये जलने लगते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह पृथ्वी पर पहुंच जाता है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में लीनार झील आप इसके उदाहरण है। ठीक है, इसका उदाहरण है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी को देखा है? यह चौड़ी सफेद पट्टी आकाश गंगा कहलाती। कुछ इस तरीके से जो चित्र में आपको दिख रहा है, ये आकाश गंगा, मतलब हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मिल्की वे कहा जाता है, मिल्की वे, क्योंकि ये दुधिया कलर की दिखती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम मिल्की वे है। ठीक है, आकाश गंगा हमारी मंदाकिनी भी कहा जाता है। ठीक है, मंदाकिनी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये तीनों नाम ही है, ये दोनों नाम इसी के हैं, हमारी आकाश गंगा के। हमारे सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा कहा गया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। क्या बनाती है भाई? ब्रह्मांड, यूनिवर्स बनाती है, ब्रह्मांड। कई बार आपने सुना भी होगा। ब्रह्मांड कैसा है? ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं आएंगी। कितनी आकाश गंगाएं? बहुत सारी आकाश गंगाएं आएंगी। अगर मैं अनुमान लगाऊं, जैसे मैंने किताबों में पढ़ा है, तो ऐसा अनुमान है कि 10 की घात 11 आकाश गंगाएं हैं और कुल मिला के 10 की घात 22 तारे हैं। ठीक है, अगर अनुमानता बताओ, जो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, तो लगभग 10 की घात 11 आकाश गंगाएं हैं और 10 की घात 22 पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में तारे हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी तक इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। अभी तक इनको जानकारी नहीं मिल पाई है पूरी तरह, क्या सच है क्या नहीं। बस आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों को बताइए कि फ्यूचर विद आशुतोष चैनल आईएएस और पीसीएस के लिए ही बना है। बहुत बहुत धन्यवाद।